So let me do one thing. इस चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने. So in this chapter we have actually studied what are atoms and how atoms combine to form products, new substances है कि नहीं. So दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था. फर्स्ट लॉ वाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका मतलब जब जब कोई रिएक्टेंट्स होता है, जब जब प्रोडक्ट्स होता है एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, एक रिएक्टेंट हो या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, उन लोगों को मास अगर ऐड करोगे और प्रोडक्ट साइड में जो मटेरियल और मतलब मॉलिक्यूल्स है उनका भी अगर तुम मास निकालोगे तो क्या होगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू. सो दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है तुम्हारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए वन टाइप ऑफ एटम और वन और मोर टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, है कि नहीं. जैसे वाटर के लिए H2O ही चाहिए, उसमें एक एक्स्ट्रा H अगर आ गया सो इट विल बिकम ए डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, है कि नहीं. यही था ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. हाँ. बाकी को याद है? यस सर. नवदीप याद है? हाँ सर. सो यही था अल्टीमेटली. सो लॉ ऑफ conservation of mass था. Law of conservation of mass states that the mass can neither be created nor destroyed in chemical reactions, thus indicating that total mass of the reactants is equal to total mass of the products. ठीक है. So इसी चीज को और हम लोगों ने देखा था वहां पे. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या था? इन ए केमिकल सब्सटेंस द डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास. मतलब एटम सेम होता है, ठीक है. यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला भी हाइड्रोजन एटम एक्जैक्टली सेम है, एक्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, ठीक है. मतलब हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम ही होगा ना, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एटम. बट द मैनर इन विच दे कंबाइन, दूसरे एटम के साथ जैसे कंबाइन करते हैं, उसमें उन लोगों का मतलब प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है. मतलब जब H2O ऑब्वियसली यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एटम है, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और इन दिस केस टू हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग विद sulfur and 4 atoms of oxygen. So this is a certain slightly different one. This to overall दोनों मिलके जो चीज बनता है यहाँ पे वो अलग हो जाता है, ठीक है. नो डाउट यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है. समझ में आ रहा है? सो ऑलवेज हाँ. तुम्हारा वाटर में क्या होता है, वाटर में ऑलवेज क्या होता है, H2O अगर हम लोग निकाले तो सो we will get 2:1, that is 2 atoms of hydrogen will combine with 1 atom of oxygen, ठीक है. जब भी ये रेशियो 2:2 हो जाएगा, इट विल बिकम ए डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस. ओके, तो यही बोलता है तुम्हारा, यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ओके, समझ में आया सबको? याद आ रहा है? हाँ. काफी नवदीप याद आ रहा है? यस सर. नवदीप, यस सर. सो नेक्स्ट था हम लोगों का बेस्ड ऑन दिस टू, मतलब इन दोनों लॉस को प्रूफ करने के लिए जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने एक थ्योरी दिया था. द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन the theory actually tried to give a scientific explanation to the law of chemical combinations, that is the law of constant proportions and law of conservation of mass. So that atomic theory had some assumptions और postulates बोल सकते हो, ठीक है. So first था तुम्हारा all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. इसका मतलब क्या था, जितना भी रिएक्शंस होता है वहां पे अल्टीमेटली कौन मतलब उसमें
पार्ट ले रहा है, those atoms, those tiny atoms of elements are actually taking part in the reaction. ठीक है, तो मॉलिक्यूल एज ए होल रिएक्ट नहीं करता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होता है वो अल्टीमेटली एक्सचेंज होता है या फिर तुम्हारा दूसरा बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो एवरीथिंग हैपेंस, everything is caused by the combination of different atoms in different molecules. समझ में आया? सबको समझ में आया ये पॉइंट? हाँ. सो नेक्स्ट हम लोग का एटम्स. क्या होता है? एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स. वी नो दैट एटम्स के अंदर भी तुम्हारा देयर आर सब पार्टिकल्स, है कि नहीं? जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूक्लियस में, तो और फिर से सब पार्ट है. क्या होता है? तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट ऐसा नहीं है कि तुम एक एटम को डिवाइड कर दो. ठीक है, एटम को छोटा नहीं कर सकते, बिकॉज इन ए केमिकल रिएक्शंस एटम एज अ होल रिएक्ट्स. ओके, एटम का कोई पार्ट रिएक्ट नहीं करता है. समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन को तोड़ के दे रहा है. दैट इज नॉट द केस. ओके, समझ में आया? हाँ. ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों का एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है और each H2SO4 मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है, उन दोनों का क्या है? इंडिविजुअल मास. ये एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है और इस वाले एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है, उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेम रहेगा. ठीक है, वाई? बिकॉज दैट इज एन इंस्टेंस, दैट इज एन कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेसिफिक एलिमेंट है और स्पेसिफिक एटम है हाइड्रोजन का. दैट इज वाई हर एक हाइड्रोजन एटम का प्रॉपर्टीज सेम होता है. सो दैट इज द तुम्हारा explanation. So number 4 was atoms of different elements have different masses and different chemical properties. Why? Because they are instances of different elements. तो हर एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो ऑटोमेटिकली उनके इंडिविजुअल एटम्स में भी अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि जब भी तुम्हारा अलग अलग एलिमेंट्स होता है, अल्टीमेटली वी कैन से दैट अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स अलग अलग होगा, उन लोग का प्रॉपर्टीज अलग होगा, मास अलग होगा, एवरीथिंग विल डिफर. बट अगर इन केस अगर सेम है सो सेम रहेगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज सेम रहेगा. नंबर 5, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओवरऑल एक रेशियो मिलेगा तुमको. ठीक है, जैसे 1:3, 1:2, 2:3 ऐसा मिलेगा. कभी 1.5:3, 1.2:1, 2.5 ऐसा नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन कर रहे हैं. एटम्स को ऐसा नहीं होता हाफ एटम कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन रेशियो है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो बोला था, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो होता है बाय फॉलोइंग ए होल नंबर रेशियो. ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ. Okay, so that was the number 5, fifth postulate. And the number 6, the last postulate is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. So ultimately last वाला जो postulate हो ultimately law of constant proportion को ही explain कर रहा है. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई specific compound है, जैसे water is a compound, ठीक है, so उसका formula same रहेगा, है कि नहीं? मतलब वाटर, मतलब वाटर को वाटर रहने के लिए, water to remain like water, to have the properties of water, the individual molecules of the compound must
have that specific ratio and that specific relative number of atoms. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे जो H2O का मतलब हर एक मॉलिक्यूल को H2O ही होना पड़ेगा, उसके बाद ही अल्टीमेटली तुमको वाटर मिलेगा. समझ में आया? दैट वाज तो दिस एक्चुअली इंडिकेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, ये बता रहा है कि हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है. समझ में आया? तो अगर नंबर ऑफ एटम्स और या फिर तुम्हारा कोई मतलब एटम का नंबर या फिर एटम का एलिमेंट टाइप अगर चेंज हो गया, सो ऑटोमेटिकली द कंपाउंड विल नॉट रिमेन द सेम, इट विल बिकम समथिंग एल्स. है कि नहीं? जैसे मैंने बोला था H2O के जगह में अगर मैं H2O2 लिख दूं, देन दैट वोंट रिमेन वाटर, दैट विल बिकम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. है कि नहीं? तो सबको समझ में आया ये वाला? हाँ. Yes, sir. So now coming to the Yes, next sir. part. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे कंबाइन करता है. तो आज हम लोग यहाँ इस टाइप का कुछ सम्स देखेंगे. तो जब तुम्हारा दो अलग अलग एटम्स या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन सर्टेन रेशियो, सो हम लोग जब रेशियो लिखते हैं तो हम लोग दो टर्म्स में लिख सकते हैं. आइदर वी कैन राइट द रेशियो इन अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, और सेकंड टाइप कैसे लिख सकते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स मास. है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का तुम्हारा जो मास बाय मास का जो रेशियो है वो 1:8 है. 1:8 क्यों है? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा अगर हम लोग ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन का मास देखें, हाइड्रोजन का मास होता है तुम्हारा 1 है कि ऑक्सीजन का कितना होता है? सरस्वती कितना होता है? 16 होता है. 16. हाँ. है कि नहीं? तो हम लोग का कितना था? 2 हाइड्रोजन था. है कि नहीं? सो और यहाँ पे कितना है? 1 इंटू ऑक्सीजन. सो ऑब्वियसली टोटल मास कितना है इसका? कितना आ रहा है? 2U. ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 16U ऑक्सीजन का. सो इसका अल्टीमेटली वैल्यू कितना निकला? यू कैंसिल हो जाएगा. सो 1:8. दिस इज हाउ वी गेट 1:8. समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ. ओके, सो हाउ डिड वी गेट तुम्हारा जो 16U 12U कैसे मिला? वी हैव टू स्टडी दिस टेबल. ये टेबल सीखना पड़ेगा. और कौन सा टेबल सीखना पड़ेगा? तुम्हारा ये टेबल सीखना पड़ेगा. है कि नहीं? So if you study these two tables, then only you can do the sums. Okay, मतलब you have to learn, उपाय नहीं है. So this is how you can say. So अगर मास का रेशियो इतना है तो ऑटोमेटिकली वी कैन से 3 ग्राम का अगर तुम्हारा मतलब x अगर तुम्हारा हाइड्रोजन का मास होगा तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 8x होगा. तो अगर मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन यहाँ पे कितना दिया है? 3 ग्राम्स दिया होगा. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि हाँ, रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तुम्हारा ऑक्सीजन में कितना आएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा 8x. 8x का मतलब 8 into 3 ग्राम, दैट इज 24 ग्राम. यहाँ पे देखो 3 ग्राम इज टू 24 ग्राम कितना आ रहा है? वो भी 1:8 ही आ रहा है. ठीक है, सो अगर तुम हाइड्रोजन का मास बढ़ाओगे, ऑक्सीजन का मास भी बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट टू कीप दिस रेशियो इंटैक्ट. अगर ये रेशियो में कोई प्रॉब्लम मतलब चेंज आता है तो वो वाटर नहीं रहेगा. ठीक है, रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स बाय मास विल हैव टू रिमेन 1:8, अदरवाइज इट वोंट रिमेन वाटर. ठीक है, वो कुछ अलग हो जाएगा. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ. So that was regarding chemical combinations and law of chemical combination. Yes. अभी नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था एटम के बारे में. ठीक है, सो एटम एक तुम्हारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. ठीक है, सो इट इज द एटम्स व्हिच टेक प्लेस इन द
individual atoms of elements which take place in the chemical reaction. So size of atom कितना होता है? It is almost in the range of nanometers. ठीक है, nanometers के size में होता है. So हर एक एटम को मतलब अलग अलग टाइप के एटम को हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा मतलब एसोसिएट किया गया है, बिकॉज ईच एलिमेंट या फिर ईच कंपाउंड इज मेड अप ऑफ दोस इंडिविजुअल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का एटम से ही बनता है. सो हर एक एलिमेंट को अलग अलग नाम भी दिया गया है. गोल्ड का नाम ओडियम है, उसके बाद तुम्हारा सिल्वर का एजी है. सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नेम्स. तो ये हम लोगों ने देखा था, नेम्स है, तो उसके बाद सिंबल्स है. We had seen all those things. यहाँ पे we had studied about IUPAC. IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो वो लोग क्या करते हैं, नाम को फाइनलाइज करते हैं. और ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज पूरा वर्ल्ड में यूज होता है ना. केमिस्ट्री तो ऐसा चीज नहीं कि हाँ कुछ कंट्रीज ही यूज करेंगे. इट इज अ ग्लोबल थिंग. सो फॉर डूइंग दैट यहाँ पे अप्रूव करना पड़ता है. तो दैट IUPAC एक्चुअली अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स, यूनिट्स, कुछ भी हो. They always determine that. Okay, so यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देख लेना कैसे नेमिंग किया गया है, और सिंबल्स याद रखना. ठीक है, you study this table. यहाँ पे जो अलग अलग सिंबल्स है. So जब हम लोगों ने सिंबल्स का नाम पढ़ा था, we also studied about atomic mass. एटॉमिक मास क्या होता है? फॉर एग्जांपल कार्बन का मास है तुम्हारा कितना होता है? कार्बन का मास 12U होता है कि नहीं? सो 12U अगर है और इसका 16U है, सो ऑटोमेटिकली कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पे देखना 3 ग्राम अगर हम लोग इसका परसेंटेज कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना होगा? रेशियो को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा. सो वी कैन से अगर हम लोग 3 ग्राम का कार्बन ले रहे हैं और 4 ग्राम का ऑक्सीजन ले रहे हैं, और हम लोग को मिल रहा है 7 grams of carbon monoxide, obviously 3 gram plus 4 gram equals to 7 grams ही मिलना पड़ेगा based on the law of conservation of mass. So यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर तुम्हारा कार्बन का मास अगर x है, यहाँ पे तो गिवन है, अगर कार्बन का मास x है तो ऑक्सीजन का मास कितना होना पड़ेगा? इट हैज टू बी 4/3x. ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 अगर है तो यहाँ पे 4 कैसे मिला? 4 ऐसे मिला ना, समझ में आ रहा है? 4 grams, we can write 4 grams is equal to 4 into what? Not 4 exactly. ये x था ना, so 4/3x लेना पड़ेगा. 4/3x मतलब तो ये कट गया, तो अल्टीमेटली we are getting 4. समझ में आ रहा है? This is how we calculate. Is it clear? ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ? हाँ. बाकियों को क्लियर हुआ? Is it clear? Yes, sir. So ऐसा कभी भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, so you can write this kind of percentage कैसे कंबाइन करते हैं. So carbon combines with 4/3 times its own mass of oxygen. तो उसका जितना मास होगा 4/3 टाइम्स उसके साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. सो मास के लिए क्या होता है? मास के लिए हम लोगों का अलग अलग यूनिट्स था पहले. सो यूनिट क्यों चाहिए? बिकॉज देखो इंडिविजुअल एटम को तो ऐसा नहीं है तुम मास को कैलकुलेट कर पाओगे ऐसे. मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का मास अगर कैलकुलेट करने जाओ, इट विल बिकम वेरी टेडियस टू फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? सो जस्ट टू सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस, पहले लोगों ने क्या किया था? कार्बन, सिंस कार्बन वाज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, सो दे डिवाइज्ड अ यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. एंड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के जो एटम है, कार्बन का एटम को वो लोग ने क्या किया था? दे हैव असाइंड इट 1U, तो उसको 1 पकड़ा था. सो ऑटोमेटिकली जितना भी बाकी सबका मासेस होता था वो रिलेटिव होता था. सो बेस्ड ऑन दैट मास ऑफ कार्बन. सो अगर 1U तुम्हारा कार्बन का होता था तो ऑब्वियसली तुम्हारा हाइड्रोजन का हो जाता 0.02, नाइट्रोजन का होता था 1.02, कॉपर का होता था 1.45. तो ऑटोमेटिकली दिस मासेस वेर इन डेसिमल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो 1U वाज इनिशियली मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. एक एटम का जितना मास होता है वो 1U को असाइन किया गया था. बट इसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम था. इसमें क्या प्रॉब्लम था?
देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, पहला दिख रहा है यहाँ पे, तुम अगर अप्रोक्सीमेट लोगे यहाँ पे भी इसका 0u आ रहा है, सो इसका 1u आ रहा है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कार्बन। यहाँ पे भी तुम्हारा अप्रोक्सीमेट लोगे तो यू विल गेट 1 ओनली। सो प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, डेसिमल में है। डेसिमल में अगर तुम मास लिखना है सो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मास, सो इट वाज नॉट प्रॉपर एंड देयर वाज प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड। सो क्या किया गया यहाँ पे 1960 में, क्या किया गया मतलब 1960 तक ये यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट किया था, बहुत पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद 90 इस फॉर्मेट के बाद और एक फॉर्मेट यूज किया गया था, दैट वाज ऑक्सीजन, दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि हाँ ऑक्सीजन एटम तो बहुत बहुत ज्यादा है, नेचुरली ऑकरिंग ऑक्साइड्स बहुत मिलता है। सो दे थॉट व्हाट, हम लोग एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है, नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सीजन का जो मास होता है, उसको 1/16 जो वैल्यू होता है उसका 1/16 टाइम्स ऑफ दैट मास विल असाइन दैट टू 1u, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या था, 1960 के बाद देखा गया था क्या, तो 1960 के बाद देखा गया था कि हाँ उसमें तुम्हारा ऑक्सीजन से ज्यादा तो कार्बन का एटम्स है। सो अल्टीमेटली अभी तक जो चल रहा है, so that was based on the assignment of the mass which is based on carbon 12 atom। अभी 1960 के बाद क्या हुआ, कार्बन एटम्स वर फाउंड द मोस्ट, मतलब वर्ल्ड में जितना ज्यादा कंपाउंड्स है सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स फाउंड किया गया था। जस्ट लाइक बिफोर, अभी कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है वही यूज कर रहे थे, बट इंस्टेड एक कार्बन एटम का मास ना लेके, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, पहले क्या किया था, एक कार्बन एटम का मास ही असाइन कर दिया था 1u को। अभी 1u को क्या असाइन किया, 1u को असाइन किया तुम्हारा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, सो इसको करने के बाद they were able to calculate the relative masses of other elements very easily। so कार्बन 12 का अगर 1/12 मास लेते तो कार्बन का एटॉमिक मास हो जाता है 12v। ठीक है, और जो सबसे छोटा वाला जो मतलब मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा सॉरी एलिमेंट है, उसका एटम का मास हो जाता है 1u। ठीक है, सो दिस फॉर्मेट वाज मच इजियर एंड मच इजियर टू कैलकुलेट एज वेल मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों ही क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मासेस थे। ठीक है, सो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए अभी भी यही तुम्हारा फॉर्मेट यूज हो रहा है, दैट इज 1u इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हाँ। नवदीप कापिक, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स नेक्स्ट चैप्टर में है। सो विल स्टडी व्हाट आर आइसोटोप्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, डोंट वरी। मतलब अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब उन लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, बट इलेक्ट्रॉन का काउंट अलग हो जाता है। सो विल सी हाउ दे आर डिफरेंट। सो रिलेटिव मास ऑफ एटम क्या होता है, रिलेटिव मास ऑफ एटम और द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स मतलब डेफिनेशन डिस्कस किए थे। सो द प्रेजेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडर्ड यूनिट, अभी जो हम लोग 1u का वैल्यू लिखते हैं, सो एडॉप्टेड बाय IUPAC in 1961 is based on the mass of 1 carbon 12 atom which is assigned to the standard mass of exactly 12 atomic mass units। so carbon इसका रीजन क्या था, because carbon compounds are the most abundant on earth, 1961 में पाया गया था, and mass of one hydrogen was approximately equal to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। so automatically एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या हो रहा था, 1u हो रहा था। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा वो डेसिमल का झमेला नहीं है, हर एक एलिमेंट का मास होल नंबर्स में आ रहा था। सो दैट इज व्हाई इट वाज अडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट। ओके, सो ये कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा था, अल्टीमेटली सेम ही चीज है। सो दिस आर एवरीथिंग इज रिलेटिव एटम। रिलेटिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज रिलेटिव टू कार्बन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जितना भी एलिमेंट्स का हम लोग मास लिख रहे हैं, इवन कार्बन का भी खुद का जो मास लिख रहे हैं वो भी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के
मास के बेसिस पे ही है, ठीक है। ये जो हम लोग 1U लिखते हैं, 12U लिखते हैं, 16U लिखते हैं, अल्टीमेटली दीज आर ऑल masses with reference to the, मतलब कि सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। समझ में रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ एवरीवन क्लियर? Yes, sir. नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है तुम्हारा, कितना ग्राम एटम्स, मतलब हम लोग जो यू में लिखते हैं ना, उसी को अगर आप यू के जगह में जी लिख देते हैं, सो ऑटोमेटिकली दैट विल कन्वर्ट टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो सोचो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16U है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16G होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्चुअल लॉजिक क्या है, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तुम लोगे अगर, तो ऑटोमेटिकली सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी तो अगर लोगे, ठीक है, मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा, जितना एटम्स होगा, हाँ जितना एटम्स होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन में, उसको अगर तुम 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो टोटल मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। समझ में आया? हाँ सो दैट वाज ग्राम एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है तुम्हारा, सोडियम या फिर तुम्हारा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कितना ग्राम एटम्स है, मतलब 1 ग्राम एटम कितना होगा, 23 ग्राम्स का होगा, तो ऑब्वियसली 23 ग्राम एट क्या है, 1 ग्राम एटम है, ठीक है, सोडियम का। सो ऑटोमेटिकली 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना ग्राम एटम्स होगा, 2 होगा। कैसे निकाले, गिवन mass of sodium divided by gram atomic mass of sodium, so that will give us the number of gram atoms in that given mass of sodium। समझ में आया? So ultimately we get 2। समझ में आया? हाँ ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज ए, तो एक से ज्यादा, हाँ एक से ज्यादा, रिक्वायरमेंट क्या है, एक से ज्यादा होना पड़ेगा, सो 2 और मोर। सो एक से ज्यादा को हम लोग बोल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सो दे विल रिजल्ट इन व्हाट, दे विल रिजल्ट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल बॉन्ड कैसे होता है, बाय एट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बॉन्ड में बोला था अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल या बेस्ड ऑन द कंपाउंड। एक होता है तुम्हारा कोवलेंट कंपाउंड, एक होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ये एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो चार्जेस का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है, एटम्स का जो चार्ज होता है, वो अल्टीमेटली एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एटम रहता है, नेगेटिव चार्ज वाला, और एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी एटम रहता है। सो बोथ ऑफ दोस इंडिविजुअल एटम्स आर नथिंग बट आयंस। तो आयंस के बीच में जो तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ जगह में क्या होता है, दोस एटम्स आर शेयर्ड, दोस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, न्यूट्रल एटम्स होता है बट उन लोगों का इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, ऑल द तुम्हारा जो फोर्स, मतलब जो बॉन्ड्स फॉर्म होता है उन लोगों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, दोस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नथिंग बट द शेयरिंग इज कॉज्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयर हो रहा है, वो किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट का नहीं हो जाता, दे आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। ओके, समझ में आया? हाँ सो जॉन डाल्टन ने कहा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज अ कंपाउंड एटम। इसका मतलब कंपाउंड एटम को ही अल्टीमेटली जॉन डाल्टन जो रेफर कर रहे थे कंपाउंड एटम, तो कंपाउंड एटम वाज नथिंग बट द मॉलिक्यूल। आज जो हम लोग मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल नाम से जानते हैं, वही तुम्हारा
कंपाउंड एटम होगा, ठीक है। सो द एक्चुअल डेफिनेशन इज गिवन बाय एमेडियो एवोगाड्रो। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। मतलब अगर कोई, जैसे ऑक्सीजन को एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में वो क्या कर सकता है, तुम्हारा नेचुरली ऑकर नहीं कर सकता, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ए सिंगल ऑक्सीजन एटम इज हाईली अनस्टेबल। सो उसको वो अगर अनस्टेबल होगा तो वो नेचुरली पाया नहीं जाएगा। सो ऑल द थिंग्स दैट यू फाइंड इन नेचर आर एक्चुअली केमिकली स्टेबल, ठीक है। सो वी कैन से ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म होता है, नेचुरली क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है, O2, ओके। सो O2 इज ए मॉलिक्यूल, समझ में। तो इंडिविजुअल जो तुम्हारा, सिमिलरली अगर हम लोग आर्गन का बात करें या फिर हम लोग का नियोन का बात करें, ऑल दो तुम्हारा जो जितना भी हम लोगों का नोबल गैसेस होता है, नोबल गैस क्या होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दे टेंड टू अवॉइड फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद एनी अदर एलिमेंट। सो ऑटोमेटिक खुद के साथ ही बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, क्यों, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में होते हैं। सो वहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्म उन लोगों का क्या है, नियोन, आर्गन, ये सब का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म ही होता है। तो उन लोगों का खुद एक जो नॉर्मल सिंबल होता है वही उन लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, बिकॉज दे आर नेचुरली फाउंड इन दैट स्टेट, ठीक है। सो दैट वाज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबको समझ में आया मॉलिक्यूल का डेफिनेशन? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को काव्य नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज क्या है तुम्हारा, जैसे कोई भी अगर हम सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें अल्टीमेटली जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ पानी अगर लोगे, एकदम प्योर पानी अगर लोगे, तो क्या होगा, वहां पे हर एक मॉलिक्यूल H2 ही होगा, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं होगा H2O के बीच में तुम्हारा H2O2 या फिर H2O3, ऐसा नहीं आएगा, ओके। दो थिंग्स आर नॉट अलाउड। अगर वो आ गया तो वो वाटर वाटर कंप्लीट वाटर नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। समझ में, वो इम्प्योरिटी के तरह ट्रीट किया जाएगा उस दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को। सिमिलरली नंबर 2 जो पॉइंट है वो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। ऑब्वियसली वाटर का मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल के साथ मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा, बिकॉज द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। वाटर का मॉलिक्यूल ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मूला अलग है, बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन डिफरेंट रेशियोज। कार्बन डाइऑक्साइड में भी अलग होगा। सो दैट इज द पॉइंट, ओके। और लास्ट वाला क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। मतलब वाटर, एक ग्लास पानी में जो एक ग्लास पानी का जो प्रॉपर्टी हो है वो एक्चुअली किस चीज का प्रॉपर्टी है, वो मॉलिक्यूल, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है। सो अल्टीमेटली दोस प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली सीन ऑन ए लार्जर स्केल। जब हम लोग ज्यादा, एक ग्लास में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है ना, देयर आर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वन ग्लास ऑफ वाटर। सो दैट वन ग्लास ऑफ वाटर इज नथिंग बट मैग्नीफाइड, ठीक है। उसका जो प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीफाई होकर बड़ा स्केल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अगर तुम मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी देखोगे वो मैच करेगा। सो द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद वाटर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल। समझ में? सबको समझ में आया? हाँ. सो यस सर। सो नेक्स्ट हम लोगों का जो पढ़ा था, हम लोगों ने मॉलिक्यूल देखा था। मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक ही टाइप का एटम्स रहता है, एक ही एलिमेंट्स का एटम रहता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल O3 हो गया ओजोन, O2 हो गया ऑक्सीजन गैस। सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। क्यों? बिकॉज उसमें दूसरा कोई अलग एलिमेंट का मॉलिक्यूल नहीं था, सिर्फ एक एलिमेंट का ही एटम्स होता है, ठीक है। और दूसरा वाला है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जिनमें
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का एटम्स रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, NH3, ये सब में क्या है C6H12O6। तो यहाँ पे हर एक जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स का एटम्स रहता है, ठीक है। समझ में आया? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, इज इट क्लियर? Yes. ओके। Yes, sir. सो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक था वो था एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स होता है, ठीक है। डजंट मैटर इफ इट्स एलिमेंट्री कंपाउंड या फिर तुम्हारा, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो, एटोमिसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, सो ऑब्वियसली इसका एटोमिसिटी हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना होगा, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑटोमेटिकली इसका एटोमिसिटी हो जाएगा 24, दैट इज देयर आर टोटल 24 एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आया? हाँ। Okay. So, based on this atomicity, we had discussed some examples such as monoatomic. Monoatomic में क्या होता है, सिर्फ एक ही एटम होता है। तो यूजुअली मोनोएटमिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या होता है, द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होता है, वो अपने एटॉमिक स्टेट में ही नेचुरली पाया जाता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोएटमिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायएटॉमिक। डायएटॉमिक क्या होता है, जैसे जिसमें दो एटम्स होते हैं, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, तीन, एटॉमिसिटी 3 होता है। सो एटॉमिसिटी 3 मतलब H2O, CO2, NO2, AO3, H2S, these are all examples of molecules having 3 atoms, so that is why triatomic molecule। so tetraatomic में क्या होता है, 4 होता है, जैसे P4, H2O2, NH3, these are all examples of tetraatomic molecules। और polyatomic में क्या होता है, 4 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल, H2O सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल, उसके बाद हम लोग का जो इथानोइक एसिड जो है, इथानॉल जो बोलते हैं हम लोग, इथानॉल तुम्हारा उसका मॉलिक्यूल, उसके बाद नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल, सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। टॉपिक। Yes, sir. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। तो ये देखना अच्छा से एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग रेशियोज कंबाइन, मतलब किस तरीके से कंबाइन करते हैं रेशियोज, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो हम लोग दो रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो बाय एटॉमिक काउंट, तो पहले भी मैंने बताया था, और रेशियो बाय मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेशियो बाय मास अगर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग रेशियो निकालेंगे यूजिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। और अगर एटॉमिक काउंट से निकाले तो ऑब्वियसली वहां पे हम लोग इंडिविजुअल एटम्स एलिमेंट्स का जो एटम्स है उनका काउंट यूज करके निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर जो है, वाटर में क्या है एलिमेंट्स, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो ऑटोमेटिकली रेशियो बाय एटॉमिक काउंट हो जाएगा 2:1, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली मास में अगर करेंगे तो क्या होगा, 1:8 मिलेगा। तो दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले कैसे करते हैं। एमोनिया में भी सेम है, NH3 में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का अगर हम लोग रेशियो निकालें नॉर्मली तो क्या होगा, नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है। सो N:H विल बिकम 1:3। बट एटॉमिक मास अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
नाइट्रोजन का मास है तुम्हारा 14 U रिलेटिव एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का है 1, सो ऑटोमेटिकली 3 है ना यहाँ पे, सो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का रेशियो बाई एटॉमिक मास विल बी 14:3। ये 3 क्यों आया, बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम का 1 U है, तो 3 हाइड्रोजन एटम से कितना होगा, 3 होगा, तो 14:3। समझ में आया कैसे करते हैं, निकाल पाओगे रेशियो बाय मास? हाँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कैसे रेशियो निकाला जाता है, तो देखना कैसे करते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या था, हर एक एटम में तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, दे डू नॉट हैव एनी, उनका चार्ज जीरो होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। सो these two types of constituent particles form the nucleus of an atom। और आउटसाइड में क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो उनका जो खुद का ऑर्बिट्स होता है। सो हर एक एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम रहता है, बाय नॉर्मल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम रहता है, मतलब हर एक एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो जब हम लोग न्यूट्रल एटम बोलेंगे, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, उसका कोई मतलब ओवरऑल चार्ज नहीं है, मतलब द नेगेटिव टोटल नेगेटिव चार्जेस आर इक्वेटिंग द टोटल पॉजिटिव चार्जेस, सो दैट इज व्हाई पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल चार्ज होने से तुम्हारा इक्वल, मतलब इक्वल चार्ज अगर रहेगा वहां पे, सो बैलेंस होता रहेगा, दैट विल बिकम ए न्यूट्रल एटम, ठीक है। बट कुछ केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कभी कभार लूज हो जाता है, तो लूज होने से क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, सो दैट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। और कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स अगर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है कोई एटम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम, बिकॉज प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा ना, प्रोटॉन्स का भी एक्सचेंज नहीं होता है, क्या एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में, फिर कोई भी अलग कोई प्रोसेस में, तो एटम का इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रोटॉन से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरिएबल, इलेक्ट्रॉन्स कैन इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे एटम कैन बी आइदर नेगेटिवली चार्ज विच वी कॉल एनायन, और इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब प्रोटॉन्स का काउंट बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन तुम्हारा 13 है और इलेक्ट्रॉन्स 12 है, सो ऑटोमेटिकली +13 -12, सो दैट विल गिव अस +1। बट अगर तुम्हारा 13 अगर प्रोटॉन्स है और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो क्या होगा, दैट विल बिकम -1, वाई, +13 -14, सो ऑब्वियसली विल गेट -1 चार्ज, ओके, सो दैट विल बी एन एनायन। और जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन और कैटायन, ठीक है, समझ में? इज इट क्लियर? Yes. सो आयंस को कैसे कहा जाता है, आयंस आर नथिंग बट, सो जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, तो इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस के बेस पे, मतलब बोलते हैं ना ऑपोजिट लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पे क्या है, दीज आर अनलाइक चार्जेस, है नहीं, है कि नहीं? सो अनलाइक चार्जेस है, सो ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस अल्टीमेटली वी कैन से यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। सो दैट अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड्स द टू आयंस टुगेदर टू फॉर्म व्हाट वी कॉल आयनिक कंपाउंड, ठीक है, समझ में? So NaCl is an ionic compound because it is made up of ions, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो यूजुअली देखा गया है, तो जो कैटायन फॉर्म करते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन से फॉर्म करते हैं, कौन फॉर्म करते हैं, मेटल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए। और नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव because they tend to gain electrons, ठीक है, they are called electronegative, why, because they are more मतलब habituated या फिर बोल सकते हो, they are more, they tend to attract electrons more, ठीक है, electrons absorb करते हैं more।
सो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन से एंड दे बिकम नेगेटिवली चार्ज. सो आयंस कहा जाता है उनको, कैटायंस और एनायंस तो ऑब्वियसली बोला ही है. सो जहां पे देखना मेटल और नॉन मेटल है वहां पे यूजुअली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. सो वहां पे मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, ऑल्दो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट यहाँ पे वो मेटल की तरह काम करता है. हाइड्रोजन का यूजुअली, हाइड्रोजन एक्चुअली में एक नॉन मेटल है, बहुत ज्यादातर वो मेटल की तरह काम करते हैं. उसके लिए उसको मेटल के कॉलम में रखा गया है. ठीक है. मतलब मेटल के कॉलम के साथ रखा गया बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज लाइक दैट. और SO4 सल्फेट जो आयन है यहाँ पे, सल्फेट आयन इज द नेगेटिव है. ठीक है. सो यहाँ पे जो H2SO4 मॉलिक्यूल मिलता है दैट इज ए आयनिक कंपाउंड. सो यहाँ पे देखना हम लोगों ने पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में बात किया था. दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन. व्हाई? बिकॉज ये इज अ मोनोएटॉमिक आयन, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन. पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होता है, मल्टीपल एटम से कॉम्बाइन फॉर्म में रहते हैं, उसके ऊपर में चार्ज रहता है. ठीक है. In a molecule of ionic compound, the anions and cations are held by the electrostatic force of attraction. ठीक है. ये जो अनलाइक चार्जेस का अट्रैक्टिव फोर्स होता है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सिमिलरली अगर तो हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो दो अलग अलग टाइप का कंपाउंड होता है. कोवलेंट कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड होता है. कोवलेंट कंपाउंड कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O मॉलिक्यूल इज ए कोवलेंट कंपाउंड. व्हाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है. These two electrons are used by hydrogen as well as oxygen. ठीक है. यहाँ पे भी इन दोनों ऑक्सीजन, इन दोनों एटम्स को कौन काम में ले रहा है, तो कौन यूज कर रहा है, ऑक्सीजन भी यूज कर रहा है, हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस इज ए कोवलेंट कंपाउंड. बट आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में डायरेक्टली तुम्हारा आयंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है. ठीक है. एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद ही आयंस फॉर्म होता है और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो लोग एक कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म में रह जाते हैं. तो इसलिए क्या होता है, जब तुम पानी या फिर ऐसा टाइप का सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट गेट डिसइंटीग्रेटेड. लोग अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स या फिर फॉर्म में डिसइंटीग्रेट नहीं होते. बट ऑन द अदर हैंड आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट इनटू द इंडिविजुअल एटॉमिक आयनिक फॉर्म इनसाइड वाटर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं HCl का एग्जांपल लूँ या फिर NaCl का एग्जांपल लूँ, जब तुम पानी में घोलोगे उसको, वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल सेपरेट हो जाएगा, ये और ये सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? तो वो लोग डिसोसिएट कर देंगे. इज इट क्लियर? Yes. Okay. So that was ionic compounds, covalent compounds and ionic compounds. उसके बाद हम लोगों ने देखा वैलेंसी. वैलेंसी क्या था, आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको मिला के हम लोग क्या करते हैं, वे डिटरमाइन द, मतलब किस तरीके से एक एटम तुम्हारा कंबाइन करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा ड्यूरिंग ए रिएक्शन, वो डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन इट्स वैलेंसी. सो वैलेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. सो कैसे उसको डिफाइन करते हैं, मतलब बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो 3 शेल होता है, K शेल, L शेल, 3 से ज्यादा ही होता है एक्चुअली, बट K शेल, L शेल, M शेल होता है. सो हर एक में एक सर्टेन कैपेसिटी होता है. जैसे K शेल इज द इनर मोस्ट शेल, दैट इज व्हाई इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 2 इलेक्ट्रॉन है. L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी होता है, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी होता है. सो हर एक न्यूट्रल एटम का क्या होता है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन सेम होता है. इसके कारण एटॉमिक नंबर, एक चीज तुम देखोगे जब तुम लोग पीरियड टेबल पढ़ोगे, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर तुमको एक नंबर मिलेगा ऑन द अपर साइड, ऑन द टॉप ऑफ दैट नंबर. ठीक है. सो दैट नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर एंड दैट एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. जितना प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बोलते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं. ठीक है. समझ में आ रहा है? जैसे ऑक्सीजन का 2- हो सकता है, ऑक्सीजन का 3- हो सकता है. सो आयंस फॉर्म होने के बाद भी उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. क्यों? बिकॉज
उनका प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है. सो दैट इज व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है. सो न्यूट्रल एटम्स में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में भी कोई भी टाइप का एटम है, हाइड्रोजन का आयन बोलो, हाइड्रोजन का एटम बोलो, वहां पे उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा ऑलवेज. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज करते तब इलेक्ट्रॉन के कारण वेरी कर सकता था एटॉमिक नंबर. सो दैट वुड नॉट हैव बीन प्रॉपर. सो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूज करके एटॉमिक नंबर डिसाइड हो रहा है. ठीक है. सो इसलिए देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन आयन भी हो सकता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम. न्यूट्रल क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज न्यूट्रल में ही 8 रहेगा. अगर तुम्हारा न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव आयन है, एनायन अगर फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा. O2 माइनस फॉर एग्जाम्पल, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स होगा 10 बट प्रोटॉन्स होगा 8. ठीक है. समझ में आ रहा है. इज इट क्लियर Yes. एवरीवन? क्लियर हुआ? Yes, sir. नवदीप? Yes, sir. ओके. सो ये टेबल सीखना, ये मैंने लिखा के दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. एटलीस्ट फर्स्ट 2 कॉलम अगर सीख लो इन दोनों टेबल से, दैट विल बी एनफ, बिकॉज उसको यूज करके तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रखने से भी होगा, बट what you should remember is the atomic number. तो एलिमेंट का हर एक मतलब 1 to 20 तक जितना भी एटॉमिक नंबर है उन सब का एलिमेंट और एटॉमिक नंबर याद रखना है. ठीक है. बिकॉज अगर याद नहीं रखोगे तब साउंड नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो कंबाइन क्यों करते हैं, अल्टीमेटली ऑक्टेट फॉर्मेशन चाहिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एटम को. ठीक है. तो स्टेबल कब होता है, जब तुम्हारा आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट फॉर्मेशन होता है. ऑक्टेट फॉर्मेशन क्या होता है, कंप्लीटली शेल फिल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो होना चाहिए, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या, इनरमोस्ट शेल में तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 2 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. तो 2 अगर फुल हो जाएगा तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्टेट फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. सो उसी के बेसिस पे तो अल्टीमेटली जितना भी रिएक्शंस होता है वर्ल्ड में, जितना भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, जितना भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है एट दिस वेरी मोमेंट, ऑल आर हैपनिंग ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी फैक्टर. तो हर एक एटम को स्टेबल होना है, वो ऑक्टेट, स्टेबल ऑक्टेट फॉर्मेशन करना है ताकि वो एक स्टेबल फॉर्मेशन में, स्टेबल लेआउट में आ पाए. सो ओनली टू अचीव दैट स्टेबिलिटी केमिकल रिएक्शंस हैपन. सो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है आउटरमोस्ट शेल में जितना भी मतलब वैलेंस शेल में जितना एटम्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से तुम्हारा एक्सचेंज होता है, किस तरीके से शेयर होता है, दैट डिटरमाइंस द वैलेंसी. बिकॉज उसी शेयर मतलब कंबाइन कैसे करते हैं एटम्स, 2 एटम्स कंबाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन बाय फॉर्मिंग आयंस और फॉर्मिंग बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो आयंस अगर फॉर्म करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जाएगा, या फिर अगर कोवेलेंट कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया जाएगा. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा एक एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. सो ऑल दिस डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है. वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. सो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं. सो वैलेंसी मैंने एक्सप्लेन किया था 2 एग्जांपल्स देके. एक था तुम्हारा लिथियम का नॉर्मल जो शेयरिंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इट विल ट्रेंड टू फॉर्म लिथियम प्लस, मतलब Li प्लस है कि नहीं. क्यों, Li प्लस इज स्टेबल, बट Li7 माइनस अगर करने जाएगा तब क्या होगा, Li7 माइनस में भी तुम्हारा आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बट दैट बिकम्स highly unstable because 7 electrons absorb करना is not a matter of joke. Okay, so that is why this is not feasible, and the most feasible option is to lose 1 electron and become positive ion. और लिथियम एक मेटल है तो उसका भी एक रीजन है, तो बाय नेचर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट ट्राइज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स रादर देन गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो वैलेंसी कितना है, लिथियम का 1. सिमिलर ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का 2 होगा. क्यों,
बिकॉज आउटर मोस्ट में 6 है, ठीक है। सो उसके बाद 2 ऑप्शन है, टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो उसका आउटर मोस्ट 8 हो जाएगा, और सिमिलरली अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब सिर्फ के शेल ही रह जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट मेक्स द एटम हाईली अनस्टेबल, ठीक है, और बहुत एनर्जी चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करना, मतलब रिलीज लूज करना। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स and thus form a completely filled L shell. So ऑक्सीजन का नॉर्मल क्या एटॉमिक जो आयनिक फॉर्म क्या है, नॉर्मल का स्टैंडर्ड आयनिक फॉर्म दैट इज O2 माइनस। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, समझ में? सो कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से ज्यादा हुआ तब 8 माइनस हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उतना इलेक्ट्रॉन्स वो एब्जॉर्ब करता है। और अगर 4 या 4 से ज्यादा होगा, 4 या 4 से कम होगा, तो वैलेंसी विल बी द सेम एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद हम लोग ने देखा था कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग को वैलेंसी यूज करना पड़ता है। तो वैलेंसी डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। 1 अगर है तो वैलेंसी भी 1 होगा, 2 अगर है तो वैलेंसी भी 2 होगा, 3 अगर है तो वैलेंसी भी 3 होगा, 4 है तो 4 यहाँ पे भी 4 होगा। बट 5 अगर है, 5 होने से वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा, अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा। व्हाट इट विल डू, इट विल टेंड टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स जिसका है तो ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो इट विल ट्राई टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यू कैन से इन ये जो 1 2 3 का वैलेंसी होता है, दिस आर एक्चुअली दिस एटम्स फॉर्म व्हाट, पॉजिटिव आयंस, है कि नहीं? पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म होता है, दिस इज कोवेलेंट, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होता है, मतलब 5 6 7 8, ये जो तुम्हारा जो 8 नहीं, यहाँ तक, तो यहाँ तक जो होता है दे फॉर्म व्हाट, नेगेटिव आयंस, यस और नो? और ये वाला तो ऑब्वियसली दे फॉर्म मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. तो यहाँ पे देखो, जिसका 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में जितना 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दे ऑल्सो हैव द वैलेंसी 3 2 1, ये सब यहाँ पे भी 1 2 3 है। बट डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस है ये 1 2 3 अल्टीमेटली +1 +2 +3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये -3 -2 -1 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो आयन के ऊपर चार्ज बैठेगा वो -1 -2 -3 होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, इन सब मॉलिक्यूल्स, इन सब एलिमेंट्स का क्या होगा, +1 +2 +3 होगा। क्लियर? समझ में आया? हाँ. सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके। सो वैलेंसी देखना यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है। सो सेम प्रोसेस है, एटॉमिक नंबर पहले लिखो उस एलिमेंट का, उसके बाद उसका ईसी निकालो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो। कैसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K, L, M। तो K शेल में जितना एटम्स है उसको लिखते हैं पहले, एटम्स नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जितना है। So K, L, M, that is the format you should, in the way you should write. So जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम का कितना है, K शेल में है 2, M शेल में है 8, सॉरी L शेल में है 8, M शेल में है 1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो ऑब्वियसली वैलेंसी भी 1 ही होगा। अगर तुम्हारा वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 - 5 करोगे, ठीक है। समझ में आया?
So based on the valency, we can say we can categorize or classify elements as monovalent, divalent, trivalent, tetravalent. ठीक है, टेट्रावेलेंट कौन सा वाला होता है? जिसका वैलेंसी यहाँ पे एक गलती लिखा, हाँ तुम लोग करेक्शन कर लेना, ये 4 होगा। वैलेंसी 1 क्यों लिखा था? 1 का तो मोनोवैलेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एवरीवन प्लीज करेक्ट दिस पार्ट। देखा है, कॉपी में लिखा है ना तुम लोगों ने? शाश्वती लिखा था? हाँ मैंने तो 4 ही लिखा। कबिक? हाँ सर, 4 ही लिखा मैंने भी। हाँ हाँ, ये करेक्ट कर ले, मेरा गलती था। ठीक है, नॉर्मली भी ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके सर। लॉजिक की भी है, लॉजिकली है, 1 होने से तो मोनोवैलेंट होगा ना। सो वैलेंसी किसके रेंज में राय करता है? 0 हो सकता है वैलेंसी। 0 किसका वैलेंसी होता है? जितना भी नोबल गैस होता है उन लोगों का वैलेंसी 0 होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 से ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ऑटोमेटिकली 5 के लिए तुम्हारा हो जाएगा 3, उसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हो जाएगा तुम्हारा वैलेंसी 2, और 7 के लिए हो जाएगा 1। सो 0 से 4 के बीच में ही रहता है वैलेंसी। ठीक है, कभी भी वैलेंसी अगर एग्जाम में दे 5, 6 लिख के मत आना। ठीक है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉट वैलेंसी। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाते हैं। वेरिएबल वैलेंसी मतलब बेस्ड ऑन द रिएक्शन, बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स दे आर कंबाइनिंग विद, दे कैन शो डिफरेंट वैलेंसीज। ओके, तो ये थोड़ा सा देखना कैसे होता है। कॉपर एक एग्जांपल, आयरन में होता है, आयरन का अलग अलग फॉर्म्स होता है, आयरन 2, आयरन 3। कॉपर का होता है, कॉपर 1, कॉपर 2। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आयरन रेड ऑक्साइड अलग होता है यहाँ पे, तो उसका नाम अलग हो जाता है। क्यों? बिकॉज जिसमें तुम्हारा हायर वैलेंसी होता है दैट इज असाइन द सफिक्स IC। तो 2 होता है, OUS होता है, और एक जिसमें लोअर वाला वैलेंसी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का 2 है, तो 2 और 3, तो आयरन 2 वाला को हम लोग बोलेंगे फेरस, और 3 वाला को बोलेंगे फेरिक। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर का क्या है, कॉपर का 1 और 2 है। ठीक है, समझ में आया? तो कॉपर का यहाँ पे इन इस मॉलिक्यूल में कॉपर का वैलेंसी 1 है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कपरस। ठीक है, अगर तुम्हारा कॉपर का वैलेंसी 2 होता, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कॉपर ऑक्साइड, सो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? कपरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कॉपर का तुम्हारा जो वैलेंसी है वो 2 है, बड़ा वाला वैलेंसी। ठीक है, डुअल वैलेंसी शो करता है ना, तो कपरिक। सो these are some of the elements that show variable valencies. ठीक है, पोटेशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, सीजियम, फिर आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, ये सब होता है। ठीक है, सो दैट वाज डिस्कस इन दैट क्लास। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाउ टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है, सो आयंस का वैलेंसी कैसे निकालते हैं? आयंस का वैलेंसी निकालना बहुत इजी है। सो डायरेक्टली हम लोग चार्ज से निकाल सकते हैं। अगर चार्ज नहीं है तो अगर हम लोग उसका आयनिक फॉर्म लिखेंगे तब हम लोग को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा? सोडियम विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? सो इस तो अल्टीमेटली आयनिक फॉर्म हो जाएगा Na+, दैट इज हाउ वी कैन से दैट द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। ठीक है, क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का ऑब्वियसली -1 होगा चार्ज। ठीक है, so that is how you can say the valence is 1। वैलेंस के साथ कभी भी +1 -1 मत लिखना। हाँ, चार्ज अगर लिखोगे तब लिख पाओगे। ठीक है, मैग्नीशियम का देखना, ऑक्सीजन का देखना कैसे किया है। ठीक है, समझ में आया ये सब? हाँ। एवरीवन क्लियर कैसे किया है ये वाला? यस सर। नवदीप समझ में आ रहा है? यस सर।
फॉर्मूला बहुत लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर में अगर फॉर्मूला लिखना नहीं सीखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब रिएक्शंस लिख नहीं पाओगे, इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। अब क्लास 10 में चैप्टर 1 में तुमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू शुड ट्राई टू लर्न हाउ टू करेक्टली राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखने के लिए क्या होता है, वैलेंसी का इंपॉर्टेंट होता है। वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैलेंसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्रिस क्रॉस लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल दो अगर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए का वैलेंसी 3 है और एलिमेंट बी का वैलेंसी 2 है, सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A2B3, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, सो ऑटोमेटिकली H2O हो जाता है, ठीक है। H2O1 मतलब H2O, ठीक है। आयंस अगर लेंगे तो आयंस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, चार्जेस लिखेंगे। चार्जेस आर नथिंग बट वैलेंसी विथ साइंस, ठीक है। जैसे क्लोरीन का अगर क्लोरीन का वैलेंसी 1 है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सोडियम इज अ मेटल, सो सोडियम का वैलेंसी है 1 तो उसका चार्ज हो जाएगा +1। समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स। तो H2O था हम लोग का कोवलेंट कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए कोवलेंट कंपाउंड, सो CCl4, वहां पे हम लोग चार्जेस नहीं लिखेंगे, वहां पे बैलेंस ही लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे, C2O4 है कि नहीं। तो C2O4 को अगर हम लोग सिंपलेस्ट, यहाँ पे हम लोग जो नीचे में लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 4:2 इज नथिंग बट 2:1, तो इसलिए हम लोग सॉरी यहाँ पे क्या था, C2O4 मतलब C:O क्या है, 2:4 मतलब 1:2, सो इसीलिए हम लोग इसको C2O4 को CO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज राइट द मॉलिक्यूल्स इन द सिंपलेस्ट रेशियोज, ठीक है। समझ में आया सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ। सो नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम, और तो ये आयंस का बारे में देख लेना, आयंस यहाँ पे तुम लोग का किताब में है। सो आयंस का तुम्हारा जो चार्ट टेबल था, दिस वन, तो ट्राई टू लर्न दिस टेबल। तो बाकी कर पाओगे, बाकी अगर तुम्हारा वैल्यूज पता है, मतलब बैलेंस ही पता है, तुम लोग कर पाओगे। बट ट्राई टू लर्न द पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस उनका जो चार्जेस होता है वो देखना, ठीक है। जैसे CO3 हैज अ चार्ज ऑफ 2-, तो उसको जब तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे उसका, देन यू नीड दैट टेबल, ठीक है। ये वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है बट ये वाला डायरेक्टली तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज वाई यू शुड ट्राई टू लर्न, ओके। सो सोडियम बाइकार्बोनेट है HCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, देखना कैसे फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट नॉट मोल कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास जैसे निकाला था इंडिविजुअल एटम्स के लिए, मॉलिक्यूलर मास में क्या 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 करते हैं हम लोग, सेम ही होता है, सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स जो होता है उनका मास को हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का अगर हम लोग मास निकालना चाहते हैं तो वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम, सो 2 हाइड्रोजन एटम का मास को किसके साथ ऐड करेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम को साथ ऐड करेंगे। सो मास ऑफ H2O molecule, 1 H2O molecule is equal to 2 into mass of hydrogen atoms because there are 2 hydrogen atoms plus 1 into mass of oxygen atom, ठीक है। सो ये जो मास हम लोग का निकलेगा ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। क्यों, बिकॉज इंडिविजुअल जो एटम्स का मास हम लोग कैलकुलेट यूज कर रहे हैं, सो दोज आर नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मासेस। सो मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करके निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसका कहा जाता है रिलेटिव मॉलिक्यूल, ठीक है। सो वो मास भी अल्टीमेटली, उस मॉलिक्यूल का मास भी किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट इज 1U, ठीक है। समझ में आया। हाँ। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो अच्छा है, अगर मॉलिक्यूल दिया नहीं तो मॉलिक्यूल के नाम से पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे, वो हम लोग जो वैलेंसी यूज किया था उसको यूज करके निकालेंगे। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के बाद उस फॉर्मूला में कितना एटम्स है, ठीक है,
मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, इस यही से पता चल रहा है। बिकॉज उस मॉलिक्यूल का अगर मास निकालना है, मास के लिए भी तुम्हारा अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस। तो दोस एटॉमिक मासेस आर एक्चुअली जो 2 3 ये सब लिख रहे हैं ना, 2 into 1 into, ये कैसे निकल रहा है, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छा से करेक्टली लिखना, सो बैलेंसिंग में काम आएगा। उसके बाद तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट में काम आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने में काम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग का आंसर किस में निकल रहा है, यू में निकल रहा है, 2u + 16u। 16u क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। सो ये 18u जो निकला, ये किस टर्म्स में मिला, 18u। सो u इज नथिंग बट एट रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ऑटोमेटिकली ये 18u वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, समझ में आया। हाँ। तो जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फर्स्ट, H2SO4 है कि नहीं। कैसे, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और सल्फेट आयन होता है। सल्फेट आयन इज कैन बी रिटन एज SO4 2-, तो उसका चार्ज हो जाता है -2, सो H2SO4, SO4 1 हो जाएगा ब्रैकेट में, ऐसा होता है, बट वी डू नॉट राइट दैट 1 and we write it simply as H2SO। ठीक है, सो अल्टीमेटली कैलकुलेट करना, तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। सो based on that we are actually calculating 2 into mass of atomic mass of hydrogen, 1 into atomic mass of sulfur, 4 into atomic mass of oxygen, so ultimately we get 98। ये था हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास जो ऐसे निकालते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड्स का जो मास होता है, सेम ही होता है, मॉलिक्यूलर मास ही है, बट ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, नॉट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड के आयनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला यूनिट मास भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस इज सेम, द अप्रोच टू फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास इज द सेम। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक एग्जांपल हो गया। तो दीज आर। और थर्ड वाला टाइप मास का क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास निकाला था, वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। सिर्फ उस मॉलिक्यूलर मास का जो यू है, वो उसको हम लोग जी में लिख देंगे, यू के जगह में जी लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का अगर तुम्हारा एग्जांपल दे, यहाँ पे 2 ग्राम का है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ऑटोमेटिकली वी कैन से 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, समझ में आया। सो कितना ग्राम है मॉलिक्यूल्स है एक सर्टेन गिवन अमाउंट ऑफ कंपाउंड में, तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो गिवन मास क्या है, 64 है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, 16 ग्राम है। सो कितना ग्राम मॉलिक्यूल्स है, 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स है, किसमें, 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन में। ठीक है, समझ में आया। सो इज इट क्लियर। यस। बाकी को समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, नवदीप समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ में आया। सबको नवदीप समझ में आया। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी कॉल द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
मोल में क्या होता है, दिस मोल कॉन्सेप्ट अलाउज अस टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में होता है मोल इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। तो सोचो तुम्हारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ, सोचो 50 ग्राम का एक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी, जैसे 50 का 1 kg नमक का पैकेट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एक पैकेट है तुम्हारे पास 1 kg का है वो, ठीक है। सो उस सोडियम क्लोराइड में क्या है तुम्हारा, वी कैन से उसमें कितना एटम्स है। तो फॉर फाइंडिंग दैट व्हाट वी डू, वी कैन कैलकुलेट द मोल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल जो मैंने दिया था 14 ग्राम, ठीक है। तो 14 ग्राम इज नथिंग बट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो, हाँ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। सो 1 मोल नाइट्रोजन का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो और उसमें कितना एटम्स होगा, ये जो 14 ग्राम जो तुम्हारा नाइट्रोजन एटम्स है, इसमें कितना एटम्स है, दैट इज इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज N0, ठीक है। N0 बोलते हैं, यहाँ पे भी करेक्ट कर लेना, N0 होगा, ठीक है। सो दिस N0 इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स, ठीक है, 6.022 into 10 to the power 23। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ। काफी समझ में आया ये यस चीज? सर। Yes, sir. सो 1 मोल में कितना होता है, अगर हम लोग मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कंसिडर करें तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। और अगर एटम्स कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वी विल गेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट, उसका टोटल मास कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है तुम्हारा 18U, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स कितना होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हर एक में क्या होगा, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ले रहे हैं तो इतना सारा एटम्स का मास ही 14 ग्राम्स होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ले रहे तो इतना सारा, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स विल हैव दैट मास 16 ग्राम्स, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे तो this much amount of water molecules, यानी इतना सारा वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, that will be equal to the ग्राम molecular mass of H2। क्लियर? यस। ठीक है। सो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, is that quantity in number of that species having its mass equal to its atomic or molecular mass in grams, मतलब वो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मैंने जो तुम लोगों को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया था, दैट वाज समझाया था, तो दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ये होता है कि किसी भी चीज का हम लोग अगर 1 मोल निकालते हैं तो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा, अगर एटम्स है तो कितना एटम्स होगा, अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वो कितना मॉलिक्यूल्स होगा सब्सटेंस का, तो हम लोग वो कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। उतना सारा पार्टिकल्स का कितना मास होगा वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ग्राम्स में, ठीक है, समझ में? सो 1 मास ऑफ, तो उसको मोलर मास भी कहा जाता है। तो मोलर मास इज नथिंग बट इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ साउंड्स भी किया था। सो जैसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल में कितना है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितना तुम्हारा मोल्स ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने दे सकता है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने दे सकता है,
या फिर तुम्हारा मास निकालना दे सकता है, ठीक है। तो these are the three different types of questions that you can find. So number of moles कैसे निकालते हैं? Given mass by molar mass. Molar mass is nothing but you know क्या है? Molar mass is क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही उसको मोलर मास होगा। सो कैसे निकालते हैं? गिवन मास तुम्हारा 52 ग्राम्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास हीलियम का 4u है, तो मोलर मास कितना होगा? 4 ग्राम्स होगा, बिकॉज 4 ग्राम्स इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो 52 ग्राम्स बाय 4 ग्राम्स इक्वल टू 13, तो इतना सारा मोल्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इतना सारा एटम्स ऑफ हीलियम का में कितना मोल्स है, ठीक है, तो वो अगर निकालना देगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का और एक फॉर्मूला क्या है? अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, समझ में? मतलब एक मोल में जितना होता है उतना एटम्स को तुम डिवाइड अगर करोगे, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर कंपाउंड। सो ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बुक एग्जाम्पल में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नंबर 1 है, यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितना तुम्हारा मास है, उसका मास कितना है इन ग्राम्स। कैसे निकालोगे? पहला काम है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकालना। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बहुत इजी है, 0.5 मोल है यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली पहला काम है क्या है तुम्हारा? मोलर मास निकालना। तो मोलर मास नथिंग बट इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 गैस, सो दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम, ठीक है। सो एक मोल में तुम्हारा 28 ग्राम है, तो 0.5 मोल में कितना होगा? ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड अगर करेंगे सो विल गेट 14 ग्राम, ठीक है, समझ में? इसको करने का और एक टेक्निक है, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, सॉरी मोलर मास कहाँ दिया है? मोलर मास नहीं दिया है, हाँ, तो N2 का तो मोलर मास निकाल लो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो अभी, तो नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूला में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल मास बाय मोलर मास। मोलर मास हम लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, टोटल मास निकल जाएगा। टोटल मास से गिवन मास, तो यहाँ पे तो गिवन नहीं है, टोटल मास होगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली तुम कर सकते हो। सो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे ऑल्सो, दिस वे ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सो होपफुली कर पाओगे मोल कॉन्सेप्ट का सम्स। हाँ। नवदीप कब्बिक समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ओके। सो आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताया, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आज ऋषिकेश भी नहीं है, उसका कल एग्जाम है, वो ज्वाइन नहीं कर पाया इसलिए। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट तुम्हारा जो वेडनेसडे का क्लास होगा, वेडनेसडे के क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिस्कस ओनली एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और तब मैं रिविजन नहीं करूंगा, ओनली एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, ओके। पूरा चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस होगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंटायर दैट 1.5 आवर्स के लिए जितना भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा उसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस, सम इंटरेस्टिंग तुम्हारा ट्रू फॉल्स हो सकता है तुम्हारा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ कुछ, ठीक है। सो ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय। Bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night.